हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर्स को पढ़ते हुए आज हम ईथर्स पे आ पहुंचे हैं। और ये अगर थ्योरी की बात करें तो ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, यानी कि थ्योरी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हम पहले कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, ईथर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। चैप्टर को बिल्कुल इस तरह से खत्म किया है कि हमने अल्कोहल्स पढ़ा है, प्रिपरेशन सबकी अलग ली है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की अलग ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल्स की अलग ली हैं। ठीक है, और जो नेम रिएक्शंस हैं वो भी अलग ली हैं। और अभी हम फाइनली पहुंच जाते हैं ईथर्स पे। ईथर्स की प्रिपरेशन हम पहले खत्म कर चुके हैं, अभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये वीडियो होगी। और इस वीडियो के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, वन शॉट आएगा, वन शॉट से आप पूरे चैप्टर का इन सिंगल शॉट एक ही लेक्चर में हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में। तो इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह करा के फिर वन शॉट की बारी है। आगे बात समझ में? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से बेटा शुरू करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स में मेनली दो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। और पहली फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो जब ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ। तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर्स में ऐसी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में इवन जो आपके एल्केन्स हैं उनसे भी कम होते हैं। ठीक है, तो यहां देखें आप, जैसे अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स, तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। तो आइसोमेरिक अल्कोहल से, यानी कि अल्कोहल जो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले जो अल्कोहल्स होते हैं उनसे ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, दिस इज, अब वो रीजन मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो आप यहां पे देख लो। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो ईथर्स होते हैं यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं होता ऑक्सीजन के साथ में, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट रहती है ईथर्स में। अल्कोहल्स में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यही रीजन है कि अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ईथर्स के तो एल्केन से भी, सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अगर एल्केन्स हम देखें उनके साथ कंपैरिजन करें तो वहां भी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कम हो जाते हैं। बात समझ में आ गई बॉइलिंग पॉइंट की? ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए कम होती है, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो देखो ईथर ये है बेटा, ठीक है, ROR। ठीक, और वाटर में सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक करें तो वाटर में जो HOH यानी कि जो एटम्स रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो ये ईथर का ये वाला ऑक्सीजन और वाटर के एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनाएगा तो इसका मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर होगी। इसी तरह से यहां दूसरा मॉलिक्यूल हम देख लेंगे ईथर का, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात नोट कर लेंगे, अभी मैं बता दूंगा आपको, पहले एक बार देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो डाइमिथाइल ईथर सबसे छोटा ईथर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो डाइमिथाइल ईथर इज मिसिबल, यानी कि सॉल्युबल होता है
इन वाटर। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज इट्स स्मॉल साइज अलाउड सफिशियंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा मैंने यहां पे आपको बताया, ईथर वाटर के साथ जब वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मिसिबिलिटी हो जाती है, यानी मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं वो, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं। सिमिलर टू इट्स आइसोमेरिक एल्कोहल। ओहो, बहुत बढ़िया बात है ये कि अगर हम इसी तरह का, मतलब इसी मॉलिक्यूलर मास का कोई एल्कोहल लें तो उसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो एल्कोहल भी वाटर में शो करता है। ये लोअर मॉलिक्यूल्स हैं ईथर्स के, ये पॉइंट नोट करना आप, अभी मैं बता दूंगा इसको, बिल्कुल कंक्लूड करेंगे। तो यहां पे ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, है ना, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, सुनो बात ध्यान से, द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। देखो, अगर ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, छोटा ग्रुप है, अगर ये एल्काइल ग्रुप बड़ा सा ग्रुप है कोई, है ना, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, और भी बड़ा हो सकता है, तो अगर इस तरह के जो आपके ईथर्स हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है, बल्कि है, तो क्या होगा? तो जो रिपल्शन है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ग्रुप है, ये वाला पोर्शन ईथर का, ये क्या करेगा? वहां पे हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है ये। हाइड्रोफोबिक पोर्शन का मतलब ही बेटा ये होता है कि वाटर के साथ वो पोर्शन रिपल्शन शो करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है, जो मिसिबिलिटी है ईथर्स की वाटर के अंदर, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वापस पढ़ लो आप। As the molecular mass increases, the size of the hydrophobic alkyl group increases. This decreases the strength of hydrogen bonds. ठीक है, क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया, यहां पे रिपल्शन उतना होता नहीं, जो मिथाइल ग्रुप है वो छोटा एल्काइल ग्रुप है। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर डिक्रीज। तो मैंने कहा था ना, कॉन्क्लूड करूंगा। कॉन्क्लूजन ये है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉलर ईथर्स कह दो आप, स्मॉलर ईथर्स जो हैं वो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ध्यान दो आप। यानी कि वाटर जितना, वाटर में जिस एक्सटेंट में अल्कोहल डिजॉल्व हो सकता है ना, सेम साइज वाले, उसी एक्सटेंट में ईथर की सॉल्युबिलिटी होती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बड़ा हो जाए, ठीक है, मॉलिक्यूल बड़ा हो जाए, वो छोटा मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो जाए? बड़ा हो जाए, लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर ईथर, लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ ईथर, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये मैंने बता दिया। क्योंकि अल्काइल पोर्शन क्या करते हैं, अल्काइल पार्ट क्या करता है ईथर का? वो वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इंटेंसिव नहीं होगी, उतनी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाले रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, अभी के अभी सैंपल पेपर में क्वेश्चन पेपर चेक कर लो आप, जो आपका 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, ऑलमोस्ट ईथर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ईथर्स की, और उसमें भी हाइड्रोजन हैलाइड स्पेसिफिकली, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो हाइड्रोजन हैलाइड हमारे कौन से हैं जो रिएक्शन शो करते हैं ईथर के साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है बच्चों। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स ईथर हाइड्रोजन हैलाइड का, वो ये है, याद रखेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो HI है इसकी रिएक्टिविटी
सबसे ज्यादा होती है, फिर HBr की और फिर HCl की। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो हमने जो रिएक्शन यहां पे जनरली पढ़ेंगे हम, वो किसके साथ पढ़ेंगे? HI के साथ पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ यहां पे? द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस विद कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। यानी कि HI और HBr के साथ हाई टेम्परेचर पे ईथर्स में जो बॉन्ड बने होते हैं, कौन से बॉन्ड बने होते हैं? ये वाले बॉन्ड। ये बॉन्ड इस तरह से यहां टूट जाता है। ठीक है, यहां से भी टूटेगा। वो सारी चीजें सीखेंगे। इसको इस तरह समझ लो आप, जैसे COC, यही तो होता है ईथर। यहां पे अल्काइल ग्रुप का कार्बन ही तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। समझते हो ना इतनी बात? तो सिंपल बात है। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो HI के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस। जो ईथर मॉलिक्यूल है वो क्लीव हो जाता है, टूट जाता, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब कैसे ब्रेक होगा HI के साथ, रिएक्शन किस तरह से होगी, वो हमने देखनी है यहां पे। उससे पहले एक बात समझ लो आप। क्या बात समझनी है सर? बात ये समझनी है कि बेटा ईथर्स जो हमने पढ़े हैं, है ना, ईथर्स के बारे में जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, प्रिपरेशन भी पढ़ी है, उनकी IUPAC भी हमने पढ़ी है। तो वहां पे जो ईथर्स हैं वो दो तरह के हैं, ROR। ठीक है, दूसरा कौन सी तरह का है? ROR डैश। ठीक, ये जो हमारा है ये सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, ये मिक्स्ड ईथर है। कैसे पता चलता है सर? पता ऐसे चलता है बेटा कि जो आपका ईथर है उसमें सेम एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कैसा ईथर हो गया सर? सिमेट्रिकल हो गया। बड़ी सुंदर बात है, सिमेट्रिकल हो गया। और अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, कैसे समझ में आया? क्योंकि ये R है, ये R डैश है। अलग दिखाने के लिए, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है यही दिखाने के लिए हमने यहाँ पे R डैश यूज किया है। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दो तरह के ईथर हो गए, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सर ठीक है, एक बात और समझ लो। अब एक ईथर हमारे पास होते हैं एल्काइल एराइल, जिसमें बेंजीन रिंग होता है, और ये होता है एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तीन तरह की रिएक्शन हमने HI के साथ, स्पेशली HI के साथ पढ़नी है। ठीक है, स्पेशली HI के साथ हमने तीन तरह की रिएक्शन पढ़नी है। तीन तरह की मतलब तीन तरह के ईथर्स के साथ। सिमेट्रिकल ईथर्स के साथ पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के साथ पढ़ेंगे, और ये मैंने कौन सा बताया? ये बता दिया मैंने, एल्काइल एराइल ईथर। ठीक है, ये वाला है। क्लियर हुई बात? अब इसमें जो स्पेशली हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं जब बेंजीन रिंग पे हमारा OCH3 होता है, OCH3 ये। और ये कौन सा ग्रुप है? ये मिथॉक्सी ग्रुप है। ये बेसिक सी बातें हैं, आपको आती हैं, लेकिन यहां पे मैं समझा दूं क्योंकि रिएक्शन समझने में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, और परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। और जब मिथॉक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पे होता है तो जो पूरा कंपाउंड है इसका नेम हम लिख सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसको कॉमनली हम कहते हैं एनिसॉल, एनिसॉल। इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे HI के साथ। ठीक है, समझो। ईथर्स रिएक्ट विद HI और HBr to give a mixture containing alkyl halide and alcohol। एक जनरल रिएक्शन देख लो आप। ये हमारे पास एक ईथर रहा, ROR, सिंपल ईथर। ठीक है, जनरल ईथर, HI की रिएक्शन। अब HI की रिएक्शन जब होगी तो कैसे होगी समझो आप। HI ये एसिड है, ठीक है, और यहां H और I के बीच जो बॉन्ड होता है वो बड़ा बॉन्ड होता है बाकी हाइड्रोजन हैलाइड के कंपैरिजन में। समझते हैं इस बात को? तो ये बढ़िया एसिड है, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो HI है ये टूट जाता है। ऐसे समझ लो आपके ये H प्लस और I माइनस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। समझे?
तो ये हो गया आपका H प्लस और ये हो गया आपका I माइनस। ठीक, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक, यहां पे ईथर क्लीव होता है ना जब HI रिएक्शन करता है, बॉन्ड ब्रेक कर दो जी आप। ये सर बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पे जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अलग अलग हो जाएंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, तो जो RO माइनस है ये जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ, तो क्या बना आपका, ये बना ROH। ठीक है, ये वाला पोर्शन देख लो, ये वाला। ठीक है जी, RI, ये बना एल्काइल आयोडाइड। यही तो लिखा है ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो लिखा है, यहां देखो, ethers react with HI और HBr to give a mixture containing alkyl halide and alcohol। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल यहां पे हमें मिलते हैं। ये देखो क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। HI के साथ रिएक्शन कराई है तो एल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल। ठीक है जी, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन कैसे होती है समझ लो आप। जो आपका, अभी दोबारा से नीचे लिख देता हूं, ROR, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, और ये यहां पे HI ब्रेक हो गया आपका, HI आपका ब्रेक हो गया H प्लस और I माइनस में। अब ये I माइनस क्या करता है, क्या करेगा जी I माइनस, I माइनस आपका यहां पे अटैक करेगा इस तरह से। ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है नी, तो R और I, तो ये बन गया। अब क्या बचा आपका, RO माइनस, RO माइनस किसके साथ जाएगा, H प्लस के साथ, RH, सॉरी ROH। क्या बनेगा, ROH, RO माइनस है ना, H प्लस इसके साथ आ गया, ये बना एल्काइल आयोडाइड, ये बना अल्कोहल। अब यहां क्या दिखाने की कोशिश की मैंने, यहां सिंपल रिएक्शन समझ लिया आपने कैसे होगी, कैसे टूटेगा। यहां अटैक कैसे हुआ, तो ये जो आयोडाइड आयन है इसका बैक साइड अटैक है, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक कौन से रिएक्शन में होता है, SN2 में। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करता है, यानी कि बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे होती है। ठीक है, सिंपली ये समझ लो आप। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका अल्कोहल और एक प्रोडक्ट आपका एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, या एल्काइल हैलाइड आप कह दें जनरली। समझ आ गई बात। एक रिएक्शन और ले लेते हैं, एक रिएक्शन और लेते हैं। अब एक रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं। यहां देखो आप, ये आपका CH3O3H3, ये कौन सा ईथर है भाई, ये मिथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। रिएक्शन HI के साथ कहीं से ब्रेक करेंगे आप, एक अल्कोहल बनेगा, एक एल्काइल आयोडाइड, तो अल्कोहल बनेगा CH3OH, CH3OH और CH3I, एल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथेनॉल मिथाइल आयोडाइड, डाइमिथाइल ईथर का केस है ये। ठीक है जी, ये हुई सिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, सिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन। अब बात अगर करें अनसिमेट्रिकल ईथर की, चले, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो अनसिमेट्रिकल ईथर की अगर बात करें तो क्या होगा, इन अनसिमेट्रिकल ईथर्स, बस एक बात ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड हैविंग स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। एल्काइल हैलाइड उस एल्काइल ग्रुप के साथ बनेगा जो छोटा है। ठीक है, ठीक है, समझो। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल से समझो। यानी कि यहां पे आपको क्या लेना, अनसिमेट्रिकल ईथर लेना है। अनसिमेट्रिकल ईथर में ये हो गया CH3O CH2 CH3,
ठीक है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप आपका, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप आपका। रिएक्शन किसके साथ करनी है? HI के साथ करनी है। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा सर। दूसरा क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा सर। ठीक है, अब क्या कहता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहता है कि एल्काइल हैलाइड किसका बनेगा? उसका बनेगा जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का एल्काइल हैलाइड बनता है। इसका मतलब आयोडाइड आयन किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ जाएगा। तो यहां पे ये बना दो आप CH3I, और जो अल्कोहल बनेगा वो बड़े वाले का बनेगा। ये याद रखेंगे आप। अब इसका रीजन बता दूंगा तो फिर याद रह जाएगा। और ठीक है, क्या रीजन है सर? रीजन ये है, अभी बताया आपको कि जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। SN2 मैकेनिज्म, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां जो अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे होता है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 के लिए वो क्या है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है जी। दूसरी रिएक्शन देखो आप यहां पे, CH3 3H2, एक ग्रुप हो गया एल्काइल। दूसरा, अब की बात सेकेंडरी ले लो यहां पे। रिएक्शन किसके साथ दिखाएं सर? रिएक्शन HI के साथ दिखानी है भाई। ठीक है सर, दिखा देते हैं रिएक्शन HI के साथ। ये देखो आप, अब HI के साथ रिएक्शन अनसिमेट्रिकल ईथर, तो I किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा सर। H किसके जाएगा? इसके साथ जाएगा सर। एल्काइल आयोडाइड ये बनेगा। तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3 CH2I प्लस, और क्या सर? ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप से। बहुत बढ़िया बात सर, ये समझ में आ गई बात? हाँ जी, ये समझ में आई बात? क्लियर है? तो ऑर्डर रिएक्टिविटी का ये हुआ। ठीक है, इसलिए यहां पे जो प्रोडक्ट बना आपका वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप से क्या बना? एल्काइल आयोडाइड। क्योंकि आयोडाइड आयन अटैक किस पे करेगा? अगर हम SN2 मैकेनिज्म देखें तो अटैक इस पे करेगा, इस पे नहीं करेगा अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। जब ये रहेगा इसके साथ, तो अब की बार जो अटैक होगा वो यहां होगा। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है, वो यहां होगा। समझ आ गई बात? अब यहां होगा तो एल्काइल आयोडाइड इसका बनेगा। SN2 मैकेनिज्म समझो आप। ठीक है, SN1 SN2 समझा रखी है। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स में पढ़ के आए हैं। सेपरेट वीडियो यहां पे डाला हुआ है SN1 SN2 के मैकेनिज्म के लिए, वो देख सकते हैं। बाकी मैं यहां पे भी समझा रहा हूं आपको। समझ आई बात? ठीक है, ये बात होगी। अब कौन सी बात है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात है अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। पहले ये बात देखो, ये समझ में आई क्या? आगे बात समझ में? चलो आगे बात समझ में, तो इसको यहां से हटा देते हैं। आप समझो आप, अब यहां पे हमारे पास ये ईथर है। ये ईथर है। अब इसमें क्या स्पेशल है भी इस ईथर में? सर ये इसमें टर्सरी एल्काइल ग्रुप है और ये इसमें प्राइमरी ग्रुप है। अच्छा, तो HI की रिएक्शन अगर हम कराएं यहां पे, ठीक है, HI की रिएक्शन अगर अब की बार हम कराएं यहां पे तो क्या होगा? बस यहां पे ये बात आप ध्यान रख लेना, क्या होगा? ये जो आयोडाइड है अब की बार, ये टर्सरी जो एल्काइल ग्रुप है आपका उसके साथ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल जो बनेगा वो इसके साथ बनेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। अभी ये क्या हो गया सर? ये हो गया बेटा कि यहां पे जो आपका एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, जब ये प्राइमरी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप आपका प्राइमरी के साथ प्रेजेंट होता है, तो यहां पे पहले
जो बॉन्ड क्लीव हो जाता है, ये वाला, तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन केटाइन हाईली स्टेबल होता है, इसलिए जब टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्राइमरी के साथ प्रेजेंट होता है ईथर में और रिएक्शन करानी होती है HI के साथ, ध्यान सुनना ये बात, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं, जब आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है ईथर में और HI की रिएक्शन आपको करानी होती है, तो रिएक्शन जो जाती है फिर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है, अब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, इसलिए यहां पे आपको टर्सरी एल्काइल आयोडाइड मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो दूसरा पोजीशन बचा ईथर का, ये आपको एल्कोहल दे देगा। अब तो सिंपल हो गई बात, अब तो सिंपल हो गई बात। तो ये फर्क करना आपको, SN2 या SN1, बस ये केस ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, लिख लो आप, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है ये। टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्राइमरी के साथ अगर प्रेजेंट है तो फिर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, SN1 मैकेनिज्म जाएगी, SN1 मैकेनिज्म जाएगी, रिएक्शन आपको इस तरह से मिलेगा। प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा आयोडाइड जो रहेगा वो टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे इसके आगे, अब अगर HI एक्सिस में है तो क्या होगा, देखो आप, ये सर हमारे पास एक ईथर, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वो मर्जी आपकी कोई भी ले लो, ठीक है ना, रिएक्शन HI के साथ, HI के साथ तो एक्सेस में, एक्सेस में तो डबल कर दो क्योंकि दो मॉलिक्यूल यूज होंगे इसलिए डबल कर दिया। ठीक है, क्या होगा, दो स्टेप में दिखाता हूं। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपको मिलेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। अब ये जो अल्कोहल बना है क्योंकि HI एक्सिस में है, ये जो अल्कोहल बना है क्योंकि HI एक्सिस में है इसलिए ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है। HI है हमारे पास, HI तो एक्सिस में है ना, अबंडेंस HI का, तो HI इस अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करता है और जब HI इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, आपका एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, ये तो आसान है, ये तो बना लेंगे हम, H2O। तो यहां पे दो एल्काइल आयोडाइड बनेंगे। अब दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हलवा बात है। कैसे सर, कि अगर सिमेट्रिकल ईथर होगा तो सेम एल्काइल आयोडाइड बनेंगे, यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनेगा, अल्कोहल नहीं दिखेगा प्रोडक्ट में। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो भी अल्कोहल नहीं दिखेगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो एल्काइल आयोडाइड जो होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, लेकिन मिक्सचर ऑफ एल्काइल आयोडाइड आपको मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बता दी सर आपने तो, है ना, मजा आ गया। बस ये बात ध्यान रख लो, पढ़ लो यहां पे क्या लिखा हुआ है। When HI is in excess, ethers form two molecules of alkyl halide. This is because alcohol formed, ये मैंने बताई आपको बात, in this reaction further reacts with HI to form corresponding alkyl iodide। ये देखो, ठीक है, एक्सेस में HI अगर है तो रिएक्शन वही जाएगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। लेकिन जो अल्कोहल आपका बनता था वो अल्कोहल अभी एक्सेस HI प्रेजेंट होने की वजह से फर्दर रिएक्शन कर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड में। ठीक है, अल्कोहल नहीं होगा प्रोडक्ट इस बार, अल्कोहल आपका प्रोडक्ट इस बार नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, अभी मैंने कहा था एक रिएक्शन पढ़नी एल्काइल एराइल ईथर्स की, तो एल्काइल एराइल ईथर्स रिएक्शन कैसे देते हैं, इसमें HI एक्सेस में है या नहीं है।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रोडक्ट आपका एल्काइल आयोडाइड और दूसरा आपका फिनॉल बनेगा। देखो कैसे, हमारे पास ये है एनिसॉल, क्या है, एनिसॉल OCH3, या इसको भी ऐसे लिखो आप, OCH3। ठीक है, बॉन्ड कहां से क्लीव हो सकता है सर? बॉन्ड तो अगर हम जनरल देखें तो बॉन्ड यहां से भी क्लीव हो सकता है, बॉन्ड यहां से भी क्लीव हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइड है, बहुत सारे रीजन इसके हम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला होगा, जो एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है वही टूटेगा। तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा एल्काइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। देखो यहां पे ये कभी भी ये जो बॉन्ड है ये आपको ब्रेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों है स्टेबल? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, बहुत सारे रीजन बहुत बार बताए जा चुके हैं, बस ये समझ लो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्टेबल हो जाता है, वो यहां पे बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर, बहुत बढ़िया। तो फिनॉल बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, फिनॉल बनेगा एल्काइल आयोडाइड या हैलाइड। ठीक है, समझ आई बात? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, चल। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत आसान आसान सी रिएक्शन है, जैसे फिनॉल में पढ़ते हैं उसी तरह से यहां पे है। कैसे सर? अब जो एल्काइल एराइल ईथर होगा वही तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा आपको, ये देख लो भी ध्यान से, यही देगा ना। अब इस पे बेंजीन रिंग पे हो गया OR। जब भी इस तरह की रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस ग्रुप का नेचर देखते हैं। ये जो ग्रुप है ये रिंग को एक्टिवेट करता है या रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? OH ग्रुप की तरह रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करता है। और दूसरी बात क्या होती है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। The alkoxy group is ortho para directing and activates the aromatic ring towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज इन फिनॉल। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फिनॉल में रिएक्शन होती है उसी तरह से सिंपली यहां पे होती हैं। लेकिन यहां भी देख लो आप किस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और किस तरह से एक्टिवेट करता है। इसके लिए क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। ये देखो, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पे बॉन्ड कैसे जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे फिनॉल में बनाए थे उसी तरह से, बस वहां पे H है यहां पे R है, इतना ही फर्क है। ठीक है जी, R। ठीक है, एक और बना दो, यहां बना दो, तो ये ऐसे, ये ऐसे। OR। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे है? नेगेटिव चार्ज कहां पे है? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन,
ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। उसके बाद रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा सर। इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? टूवर्ड्स रिंग जा रहे हैं, ठीक है। रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसलिए क्या होगा? रिंग के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। कौन सी रिएक्शन है? हैलोजनेशन। देख लो अब आप, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट देख लो, है ना। ईथर समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि सिंपल रिएक्शन है। एनिसॉल की रिएक्शन पढ़ेंगे। एनिसॉल अभी मैंने बताया आपको, बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग पे OCH3। तो व्हेन एनिसॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन किस में होना चाहिए? या तो कार्बन डाइसल्फाइड में होना चाहिए या फिर इथेनोइक एसिड में होना चाहिए। इसको हमने किसी भी लुईस एसिड के साथ नहीं लेना है, ठीक है। एनिसॉल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल्स। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है ना, क्यों जी? बात समझ में आ गई? तो ये हमारा एनिसॉल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ? किसके साथ भाई? ब्रोमीन के साथ। यहां पे CH2, कार्बन डाइसल्फाइड या इथेनोइक एसिड। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो पे क्या आएगा? ब्रोमीन, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। दूसरा पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ये मेजर अमाउंट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है। ये माइनर होता है। उसका रीजन हम बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस होता है, यहाँ उतना हिंड्रेंस नहीं होता। कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ ना, नहीं लगा हुआ ना कोई ग्रुप, यहाँ पे हिंड्रेंस है। तो ये प्रोडक्ट, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है, ये लार्ज अमाउंट में आपको मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बता दो, बता दो भाई, बात समझ में आ गई? हैलोजनेशन सिंपल सिंपल रिएक्शन है। नाइट्रेशन, when anisole is treated with a mixture of same reaction concentrated HNO3 concentrated HSO4 के साथ नाइट्रेशन होगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल मिलेंगे, यानी कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो ये एनिसॉल आपका, ठीक है जी। रिएक्शन किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, NO2 group will be introduced at ortho and para position. ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एनिसॉल का ही कर देंगे। यहाँ पे रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन देख लो, एक एल्काइलेशन, ये हो गया एनिसॉल, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं ना। यहां पे लुईस एसिड आपको लेना है, तो क्या ले लें सर? वही ले लो, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं। एल्काइल ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है जी। एल्काइल ग्रुप आ गया आपका मिथाइल। दूसरी रिएक्शन, ये एनिसॉल, अब की बार एसाइल हैलाइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड में एसिटाइल क्लोराइड ले लो। वही लुईस एसिड, एनहाइड्रस
AlCl3, ठीक है जी। इसी तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे एल्काइल ग्रुप है, यहां पे एसाइल ग्रुप मिलेगा। COCH3 प्लस। ठीक है, ये हुई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें आपका एल्काइलेशन भी हो गया और इसमें आपका एसाइलेशन भी हो गया, ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन हुई, या हम कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई टोटल इसकी, ईथर्स की। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच।